नहीं है। यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश में बम धमाकों की साजिश रचने वाले अलकायदा के जिस आतंकी उमर अल मंदी के नाम को बेनकाब किया है, वो कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल का वांटेड सैयद अख्तर है। आतंकी उमर अल मंदी उर्फ सैयद अख्तर यूपी के संभल का रहने वाला है। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी भारत में आतंकी एक खौफनाक साजिश को बेनकाब किया है। दरअसल स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए लश्कर के ये आतंकी ने सच कबूल किया है कि उसने देश में कई बड़ी हस्तियों को की टारगेट किलिंग की साजिश रची थी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सामने ये कबूलनामा दिया है। साल 2007 में ग्लासगो एयरपोर्ट पर आत्मघाती धमाका करने वाले अलकायदा आतंकी कफील अहमद के छोटे भाई डॉक्टर सबील अहमद ने। न्यूज 18 सुपर एक्सक्लूसिव। भारत में तबाही की साजिश का पर्दाफाश। टारगेट किलिंग का था प्लान। करोड़पति आतंकी का कबूलनामा। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे इस मासूम से दिखने वाले चेहरे की हकीकत जब आपको पता चलेगी तो आप भी कांप उठेंगे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक दरअसल इस चेहरे के पीछे एक शातिर दिमाग आतंकवादी का चेहरा छिपा है, जिसने भारत में एक खौफनाक साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। लेकिन इससे पहले वो अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक आतंकी संगठनों अलकायदा और लश्कर तैयबा से जुड़ा ये आतंकी भारत का सबसे अमीर आतंकवादी भी है। नाम सबील अहमद, उम्र 39 साल, पेशा डॉक्टर। आरोप भारत में टारगेट किलिंग की साजिश। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक आतंक के इस डॉक्टर यानी सबील अहमद का आतंक की दुनिया से पुराना रिश्ता रहा है। दरअसल स्कॉटलैंड के ग्लासगो एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले की साजिश में भी डॉक्टर सबील अहमद शामिल था। ग्लासगो एयरपोर्ट पर इस आतंकी हमले को सबील अहमद के बड़े भाई कफील अहमद ने 30 जून 2007 को अंजाम दिया था और पिछले 14 साल से सबील अहमद अलकायदा और लश्कर के लिए काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में डॉक्टर सबील अहमद ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। दरअसल ग्लासगो एयरपोर्ट हमले की साजिश के आरोप में लंदन पुलिस ने डॉक्टर सबील अहमद को गिरफ्तार किया था और वह 10 महीने लंदन की जेल में बंद था। साल 2008 में भारत उसे डिपोर्ट किया गया और यहां आकर डॉक्टर सबील अहमद ने अलकायदा के आतंकी मोहम्मद अब्दुल रहमान, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद फैजल से मुलाकात की और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को दिए अपने कबूलनामे में सबील ने बताया है कि साल 2009 में वो सऊदी अरब के किंग फहद अस्पताल में बतौर डॉक्टर नौकरी करने लगा था और लश्कर तैयबा का एक्टिव आतंकी मोहम्मद शाहिद फैजल दमाम में रहता था। इसी दौरान साल 2012 में उसने शाहिद फैजल, फरदुल्ला गौरी और मोहम्मद उमर के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक खौफनाक साजिश की बुनियाद रखी थी। इस साजिश के तहत ये तमाम आतंकी भारत के अलग अलग राज्यों में बड़े हिंदू नेताओं, पुलिस अफसरों और पत्रकारों की टारगेट किलिंग करने वाले थे। इस साजिश को हुबली, नांदेड़, बेंगलुरु और हैदराबाद में अंजाम दिया जाना था। इस साजिश के लिए सऊदी अरब, पाकिस्तान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लश्कर और दूसरे आतंकी संगठनों से जुड़े स्लीपर सेल ने फंडिंग और हथियारों का इंतजाम करने का जिम्मा संभाल रखा था। टारगेट किलिंग की इस लिस्ट में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की एक बड़ी महिला कॉलमनिस्ट, एक बड़े अखबार के एडिटर, क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर, एक डीसीपी, एक एसीपी और एक सांसद का नाम शामिल था। 29 अगस्त साल 2012 को डॉक्टर सबील अहमद के दो साथी शोएब मिर्जा और छोटू और अब्दुल हकीम एक बड़ी हिंदू शख्सियत का कत्ल करने के इरादे से टारगेट किलिंग करने निकले थे। लेकिन जब तक वो इस टारगेट किलिंग को अंजाम देते, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर सबील अहमद के कबूलनामे में खुलासा हुआ
कि कैसे आतंकवादी भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने और आतंकवादी गतिविधियों में फंड ट्रांसफर करने के लिए सऊदी अरब के कई इलाकों में मीटिंग करते थे और इन मीटिंग्स में न केवल बड़े लश्कर के आतंकी, अलकायदा के आतंकी और पाकिस्तान के आईएसआई के कई कमांडर्स भी हिस्सा लेते थे। डॉक्टर सबील अहमद ने अपने कबूलनामे में ये राज भी उगला कि साल 2014 में अब्दुल रहमान पाकिस्तान गया था और अब्दुल रहमान के पाकिस्तान जाने का पूरा इंतजाम एक और आरोपी आसियान हैदर ने किया था। बकौल सबील अहमद पाकिस्तान में फरदुल्लाह गौरी और शाहिद फैजल ने अब्दुल रहमान की मुलाकात लश्कर तैयबा के नंबर 2 जकीउर रहमान लखवी से करवाई थी। ये मुलाकात रावलपिंडी जेल में हुई थी। इसी दौरान वो जमात-उद दावा के सरगना हाफिज सईद से भी मिला था। इस मुलाकात के बाद अब्दुल रहमान सऊदी अरब वापस आ गया और फिर भारत चला गया था। सऊदी अरब सरकार को साल 2016 में जब इस बात की जानकारी मिली कि डॉक्टर सबील अहमद अपनी करोड़ों रुपए की पैतृक संपत्ति को किराए पर रखकर उससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर रहा है, जिसमें आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट और हथियारों की खरीद फरोख्त शामिल है, तो डॉक्टर सबील अहमद को सऊदी अरब की अदालत ने दोषी करार दिया और उसे जेल भेज दिया गया। 20 अगस्त 2020 को एनआईए ने सऊदी अरब से डॉक्टर सबील अहमद का प्रत्यर्पण किया और उसे भारत लाया गया, जिसके बाद साल 2021 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी डॉक्टर सबील अहमद को अलकायदा से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया और उसके बाद जो खुलासा हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल साल 2015 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अलकायदा के पैन इंडिया मॉड्यूल का खुलासा किया था, जिसमें दिल्ली, यूपी, संभल, हरियाणा, उड़ीसा, बेंगलुरु से अलकायदा के 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इन आतंकियों से पूछताछ के दौरान डॉक्टर सबील अहमद का नाम सामने आया था और फिलहाल डॉक्टर सबील अहमद से पूछताछ के आधार पर आज भी दिल्ली पुलिस, एनआईए और देश की कई एजेंसियां देश में आतंकी घटनाओं की साजिश रचने वाले कई आतंकियों की तलाश कर रही है। इस लिस्ट में सैयद अख्तर, मोहम्मद शर्जील अख्तर, रेहान, अबू सुफियान, आसियान हैदर, शाहिद फैजल। फरोद में निकाली गई एक रैली में टीएमसी के 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट ने आरोप लगाया कि पार्टी के लिए दिन रात काम करने के बावजूद उन्हें प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया और इसी बात से नाराज लोगों ने रैली निकाल रहे दूसरे गुट का रास्ता रोक दिया। कुछ देर तक दोनों गुटों के बीच बहस होती रही, लेकिन तभी भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने हाथापाई शुरू कर दी। इस हंगामे में कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन दोनों गुटों के लोग एक दूसरे से उलझे रहे। बताया गया कि टीएमसी के दोनों गुटों के बीच काफी मारपीट हुई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। हंगामा करने वाले गुट ने आरोप लगाया कि महंगाई के खिलाफ बुलाए गए प्रदर्शन में उनकी अनदेखी की गई। बीजेपी सीपीएम इस पूरे हंगामे की वजह से इलाके में बहुत देर तक तनाव का माहौल बना रहा। बाद में वहां के हालात सामान्य करने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। भोपाल में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इन लोगों पर कोरोना के दौरान धरना प्रदर्शन करने, भीड़ एकत्रित करने का आरोप है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के सीमावर्ती इलाके से सीमा सुरक्षा बल ने 4 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये महिलाएं गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुई और मुंबई में रहकर काम करती थीं। जवानों ने इन महिलाओं को उस वक्त पकड़ा जब ये चोरी चुपके अपने गांव लौट रही थी। यूपी के आगरा में एक गोदाम में आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से लगी ये आग कुछ ही देर में पूरे गोदाम में फैल गई, जिसकी जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद आग को बुझा दिया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी काफी बढ़ा दी। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जबकि कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। भारी नुकसान के बाद गांव वालों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। मध्य प्रदेश के सिवनी में कुएं में उतरे पिता पुत्र की जहरीली गैस का रिसाव होने से मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के बांका में पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपियों से काफी मात्रा में शराब बरामद करने का भी दावा किया है। हरियाणा के पलवल से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक टोल प्लाजा पर जमकर लूटपाट की। ये सभी बदमाश वहां एक सफेद गाड़ी में सवार होकर पहुंचे थे और टोल प्लाजा के एक बूथ पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। फिर अचानक हथियारबंद 2 बदमाश गाड़ी से उतरे और उनमें एक बदमाश उस बूथ के अंदर घुस गया। उसके हाथ में तलवार को देख वहां बैठे कर्मचारी तुरंत भाग गए। उस बदमाश ने तुरंत वहां रखे पैसे निकाले और दूसरे बूथ की तरफ बढ़ गया। दूसरे बूथ के अंदर 2 कर्मचारी थे, जिनमें एक तो निकल गया, लेकिन दूसरा डर के मारे जमीन पर बैठ गया। जैसे ही वो बदमाश वहां पहुंचा तो उसने तलवार से उसे डराने की कोशिश की। फिर वहां रखे पैसों को लेकर वो आराम से चलता बना। 4,500 के करीब जो बूथ में पैसे थे, उनको भी लेकर वो वहाँ से भाग गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि उसने बदमाशों की पहचान कर ली है। जो पहचान समझ में आ रही है उसके तौर पे टीम गठित कर दी गई है। बताया गया कि इस टोल प्लाजा पर कुछ दिन पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। अगर आप मोबाइल फोन के जरिए किसी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े एक्सटॉर्शन रैकेट का पर्दाफाश किया है। दरअसल ये रैकेट आमतौर पर लोगों से एक्सटॉर्शन मतलब जबरन वसूली करता था, और सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि ये शातिर ऐप के जरिए भी बड़े पैमाने पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे। दोस्ती के नाम पर दगा, इंटरनेट के जरिए डर्टी गेम, एक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़, ऐप के जरिए वसूली का धंधा। डेटिंग ऐप के जरिए डर का सौदा कैसे होता है और उस डर की आड़ में कैसे ब्लैकमेल करके वसूली की जा सकती है, इसके बारे में इन लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इन लोगों के चेहरे बेशक ढके हैं, लेकिन इनकी करतूतें खुलेआम लोगों की जेबों पर डाका डाल चुकी हैं। डेटिंग साइट के ऐप के जरिए लोगों को कैसे ठगा जाए और बेशर्म तस्वीरों के जरिए कैसे अपना उल्लू सीधा किया जाए, इस खेल के ये तीनों उस्ताद बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े एक्सटॉर्शन रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि ये गिरोह अलग अलग मोबाइल ऐप के जरिए एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था। पुलिस ने रैकेट में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक लड़की भी है। क्राइम ब्रांच में स्टार्स 2 की टीम ने डीसीपी मनोज और एसीपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक सेक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो टिंडर ऐप के जरिए पैसे वाले व्यापारी, कारोबारी और अन्य व्यक्तियों को टारगेट करते थे और उनका वीडियो बनाकर उनको हनी ट्रैप करते थे और फिर ब्लैकमेल करते थे। पुलिस ने जब इस गिरोह की मॉडस ऑपरेंडी बताई, वो भी बेहद चौंकाने वाली थी। बकौल पुलिस ये गिरोह टिंडर ऐप और फेसबुक के जरिए बड़े कारोबारियों और बिगड़े नवाबजादों के साथ दिल्लगी करते थे और उन्हें अपना टारगेट बनाते थे। इसके लिए ये गिरोह लड़कियों और कॉल गर्ल का इस्तेमाल करते थे। अपने टारगेट को होटल में बुलाते थे। होटल के कमरे में ये गिरोह लड़की के हैंडबैग में स्पाई कैमरा फिट कर देते थे, जिससे कमरे में इनके शिकार के निजी पलों की तस्वीरें कैद हो जाती थी और बाद में वही तस्वीरें इनकी कमाई का जरिया बनती थी। जो कंप्लेंट अभी क्राइम ब्रांच में आई थी, उसमें एक व्यापारी जो कि साउथ दिल्ली की तरफ का है, उससे 1 करोड़ की एक्सटॉर्शन मांगने की फिराक में ये तीनों व्यक्ति थे। तीनों को गिरफ्तार कर 2 स्पाई कैमरे, 1 लैपटॉप, 4 माइक्रो SD कार्ड, 6 फोन ये बरामद किए गए हैं। जिन आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है, उनमें से एक आरोपी इंजीनियर है और पकड़ी गई लड़की भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है। इसके अलावा एक आरोपी का गारमेंट का बिजनेस भी था। दोनों आरोपी लड़कों की पहचान आर्यन दीक्षित और राज किशोर के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद ये लोग अपने मन मुताबिक मौज मस्ती नहीं कर पा रहे थे, लिहाजा इन लोगों ने अपने हुनर का इस्तेमाल इस रैकेट को चलाने में किया। पुलिस को गुरुग्राम से एक्सटॉर्शन के कई मामलों की शिकायत मिल रही थी। पुलिस ने बकायदा जाल बिछाकर इन लोगों को दबोचा है। दिल्ली पुलिस
एसटी क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे एक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो दिल्ली एनसीआर के बड़े बिजनेसमैनों को टारगेट करता था और फिर इस रैकेट में शामिल कॉल गर्ल्स और दूसरी खूबसूरत लड़कियां इन टारगेट्स को दिल्ली एनसीआर के 3 स्टार और 5 स्टार होटल में बुलाती थी, जहां पर होटल के कमरे में पहले से ही स्पाई हैंडबैग कैमरे लगे होते थे। इन टारगेट की आपत्तिजनक फोटो खींची जाती थी और फिर इन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। इस मामले में पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया उसमें 2 आरोपी लड़के इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, जबकि तीसरी आरोपी लड़की भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी है और तीनों ही बेहद अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बहरहाल पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करके अब इनके फैले हुए नेटवर्क और शिकारों की तलाश तेज कर दी है।